नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण प्रस्तुत करती हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 6वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। नगर द्वार निकट आ रहा था। वसुदेव जैसे पूर्णतः सजग हो गए थे। अब कुछ भी हो सकता था। उनकी इतने दिनों की बनाई योजना सफल भी हो सकती थी और क्षण भर में ध्वस्त भी। ऐसे में उन्हें निराश होकर चुपचाप घर लौट जाना भी पड़ सकता था। द्वार रक्षक तो रथ को रोकने का संकेत कर रहे हैं, देवकी घबराए हुए स्वर में बोली। हमें सारी स्थितियों के लिए तैयार रहना है, वसुदेव बोले। आवश्यक तो नहीं कि हमें पहली ही बार में सफलता मिल जाए। सहस्त्रों असफलताओं की नींव पर सफलता का एक प्रासाद बनता है। समझती हूँ, देवकी ने स्वयं को संभाला, पर मन फिर भी घबराता ही है। वसुदेव मुस्कुराए। मन का काम ही है घबराना, उसे घबराने दो। तुम मन नहीं हो, तुम यह शरीर भी नहीं हो, तुम आत्मा हो। स्वयं को संभाले रहो। रथ द्वार रक्षकों के निकट आकर रुक गया। रथ में कौन है? द्वार रक्षकों के नायक ने पूछा। क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? पहचानता हूं, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, नायक बोला। आपके साथ कौन कौन है? रथ खुला है, तुम देख सकते हो कि मेरे साथ केवल मेरी पत्नी है और अपनी पत्नी के साथ यात्रा करना कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए नगर द्वार के रक्षक हमें रोककर हमसे पूछ पड़ताल करें, वसुदेव बोले। वैसे क्या तुम जानते हो कि तुम महाराज कंस के एक मंत्री से अशिष्ट व्यवहार कर रहे हो? नायक मुस्कुराया। क्या आप यह जानते हैं कि महाराज कंस का ही आपके लिए आदेश है कि आप मथुरा से बाहर नहीं जा सकते? आप उनकी पूर्ण अवज्ञा कर अपनी पत्नी सहित नगर से बाहर जा रहे हैं। वसुदेव को इस बात की आशंका तो पहले से ही थी, फिर भी स्वयं को संभाल कर बोले। मथुरा से बाहर नहीं जा सकता, इसका क्या अर्थ हुआ? मथुरा के साधारण नागरिक भी अपनी इच्छा से कहीं भी आने जाने को स्वतंत्र हैं। तो मेरे विषय में ऐसे आदेश का क्या अर्थ? मैं कोई चोर उचक्का अथवा अपराधी नहीं हूं कि मेरे विषय में इस प्रकार का बंधन लगाया जाए। यह तो एक प्रकार से मुझे नगरबंदी करने का प्रयत्न है। मैं बंदी नहीं हूं, मैं वृष्ण कुलपति हूं और महाराज कंस का मंत्री हूं। वसुदेव के आवेश का नायक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह वैसे ही सहज भाव से मुस्कुरा कर बोला। तो आप यह जानते ही नहीं हैं कि आप नगरबंदी हैं? तुम्हारा शासन नहीं है कि जिसे चाहोगे उसे नगरबंदी कर लोगे। वसुदेव ने क्रुद्ध होने का अभिनय किया। मुझसे ऐसा व्यवहार कर तुम महाराज की चाकरी में नहीं रह सकते। नहीं आर्य वसुदेव, आपको कदाचित यह ज्ञात नहीं है कि यदि मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार न करूं तो मैं महाराज कंस की चाकरी में नहीं रह सकता। वह बोला। क्या आप सचमुच ही नहीं जानते कि आप नगरबंदी हैं? हमें तो कब से यह सूचना है कि आप नगर से बाहर नहीं जा सकते। वसुदेव ने न तो यह स्वीकार किया कि वे यह जानते हैं, न उस आदेश को मानने के प्रति ही कोई सहमति दिखाई। बोले, और यदि मैं तुम्हारी इस आज्ञा को मानने से इनकार कर दूं तो बाध्य होकर हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा, नायक बोला। आशा है आप हमें उसके लिए प्रेरित नहीं करेंगे। वसुदेव सारी स्थिति को बहुत अच्छी प्रकार समझ रहे थे, किंतु वह उसे प्रकट करना नहीं चाहते थे। बोले, तुम समझते हो कि तुम वसुदेव पर बल प्रयोग कर सकते हो? तुम मेरे खड्ग का वेग देखना चाहते हो? इस बार नायक शालीनता से मुस्कुराया। आपके खड्ग के वेग से भली भांति परिचित हूं मैं। हम मथुरावासी हैं विष्णु श्रेष्ठ, हम आपके खड्ग को भी जानते हैं
और आपके चरित्र को भी। जहां तक हमारा संबंध है, आपको खड्ग उठाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा खड्ग आप पर उठ भी नहीं सकता। पर उसने मुड़कर पीछे देखा। पर क्या? वसुदेव का स्वर मंद हो गया था, किंतु उनका आक्रोश चुका नहीं था। पर पीछे वह जो बैठा है वह हमारा अधिकारी है। वह मथुरा का निवासी नहीं है, मागध है। वह आप पर खड्ग उठा ही नहीं सकता, वरन आप पर प्रहार भी कर सकता है, नायक बोला, और उसके आदेश में बंधे हम कुछ भी करने को बाध्य हैं। तुम माथुर होकर भी मागधों के अधीन हो? वसुदेव ने उसे उकसाना चाहा। आप मंत्री होकर भी क्या यह नहीं जानते? नायक बोला। वस्तुतः हम सब ही माधवों के अधीन हैं। महाराज कंस मागधों पर माथुरों से कहीं अधिक विश्वास करते हैं। वसुदेव कुछ सोचते रहे और फिर बोले, वस्तुतः मैं मथुरा के बाहर जाने का प्रयत्न नहीं कर रहा। मैं तो अपने गोकुल में जा रहा हूँ। अपने गोधन की देखभाल नहीं करूंगा तो गोपाल असावधान हो जाएंगे। मेरी व्यक्तिगत क्षति तो होगी ही, मथुरा राज्य के पशुधन की भी हानि होगी। मुझे नगरबंदी बना लिया गया है तो कोई बात नहीं, उसके विषय में मैं लौटकर महाराज से बात कर लूंगा कि यह महाराज का प्रेम है अथवा उनका रोष। पर इस समय मुझे अपने गोकुल में जाने दो। मेरे गोपाल मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इस बार नायक कुछ विनीत हो गया। बोला, मैं वह सब समझता हूँ। मैं तो आपका यहाँ तक विश्वास करने को प्रस्तुत हूँ कि आप संध्या तक नहीं तो कल प्रातः तक लौट भी आएंगे। पर हमें आदेश है कि आपको मथुरा के द्वार से बाहर न जाने दिया जाए। आपका गोकुल मथुरा से बाहर यमुना पार है। बताइए, हम अपने राजा की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मैं मथुरा से बाहर नहीं जाता। वे रथ से नीचे उतर आए। देवकी, तुम गोकुल में चली जाओ। गोधन को देखकर गोपालों से चर्चा कर उनकी आवश्यकताओं को समझकर लौट आओ। तब मैं यहीं से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करूंगा। नहीं, नायक ने अश्वों की वल्गा थाम ली। देवी देवकी को भी मथुरा से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। आप दोनों ही नगर से बाहर नहीं जा सकते। वसुदेव समझ गए कि नायक से किसी प्रकार की चतुराई नहीं चलेगी। उससे विवाद करने का भी कोई लाभ नहीं था। वह अपने अधिकारियों के आदेश के अनुसार अपना कार्य कर रहा था। उन्होंने देवकी की ओर देखा। वे मूर्तिवत उनकी ओर देख रही थी। वे पहले ही बहुत आशंकित थी। नायक के इस नम्र विरोध से ही उनकी सारी आशाएं जैसे ध्वस्त हो गई थी। वसुदेव रथ में आ बैठे और नायक को सुनाते हुए बोले, देवकी, लगता है कि महाराज को अपने इस मंत्री से कुछ ऐसा काम है कि मुझे स्वयं से दूर नहीं कर सकते। देवकी उनके विनोद पर हंस नहीं पाई। वे भावहीन मुद्रा बनाए उनकी ओर देखती रही। तुम्हारा गोकुल सुरक्षित है, चिंता मत करो। हमारे गोपाल उनकी अच्छी सेवा कर रहे हैं। वसुदेव बोले, हम फिर किसी समय चलेंगे और अपने गोधन को देख आएंगे। उन्होंने रथ को वापस अपने भवन की ओर मोड़ लिया। नगर द्वार पीछे छूट गया तो देवकी का मुख कुछ जीवंत हुआ। वह हमारे रथ की छानबीन करता तो समझ नहीं जाता कि हम मथुरा से भाग रहे थे। क्यों? ऐसा क्या था हमारे रथ में जिससे पता लग जाता कि हम मथुरा छोड़कर जा रहे हैं? वसुदेव हंस पड़े। आपको हंसी सूझ रही है और मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। देवकी उदास हो गई। अभी तो कंस को मेरे गर्भ धारण की भी कोई सूचना नहीं है। उसे ज्ञात हो गया तो फिर तो वह हमें मथुरा से क्या अपने भवन से भी निकलने नहीं देगा। वसुदेव ने विस्मय से उनकी ओर देखा। आज तुम कंस को भैया भी नहीं कह रही और उनके नाम के साथ कोई आदर सूचक शब्द भी नहीं लगा रही। वह तो बचपन का अभ्यास है
जो छूटता ही नहीं था, बड़ी कठिनाई से पीछा छुड़ाया है। देवकी के स्वर में वितृष्णा प्रकट हुई। जो मेरी संतान के पीछे पड़ा है, मैं कब तक उस हत्यारे को भैया कहती रहूं? वसुदेव भी कुछ गंभीर हो गए थे। मेरा विचार था कि वह उसका तात्कालिक आवेश था। आरंभ में तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि थोड़ा समय व्यतीत हो जाएगा तो वह अपने इस उन्माद से मुक्त हो जाएगा, पर अब लगता है कि ऐसा नहीं होगा। तो देवकी ने चिंतित स्वर में पूछा। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है देवकी कि तुम इतनी चिंतित हो जाओ। वसुदेव प्रयत्न पूर्वक मुस्कुराए। अभी बहुत समय है हमारे पास सोचने और करने को। मुझे पूरी आशा है कि हम अपनी पहली संतान के जन्म से पूर्व कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेंगे। वसुदेव का स्वर आशा से परिपूर्ण ही नहीं, उससे आप्लावित भी था, किंतु देवकी को उससे कोई संतोष नहीं हो रहा था। अब तक तो उसके मन में था कि उन पर कोई आपत्ति आने वाली है, किंतु अब यह स्पष्ट हो गया था कि वे लोग स्वयं को कितना भी स्वतंत्र समझें, वस्तुतः वे कंस के बंदी ही थे। कारागार में ना सही, अपने घर में ना सही, पर वे नगर में तो बंदी ही थे। नगर में कोई अपना पशुधन नहीं रखता था। अपने उपयोग के लिए 2-1 पशुओं की बात और थी। सबके पशु अपने अपने गोकुल में थे, जहां उनके गोपाल उनके पशुओं के साथ रहते थे। वसुदेव और देवकी अपने पशुओं को देखने भी नहीं जा सकते थे, अपने गोपालों से भी नहीं मिल सकते थे, तो वे भ्रमण के लिए कहां जा पाएंगे? अपनी और अपनी भावी संतान की रक्षा के लिए अन्यत्र कैसे पहुंच जाएंगे? भवन में लौटकर वसुदेव रथ से उतरे। आओ देवकी, घर आ गया है। आप इसे घर कह रहे हैं? देवकी का स्वर कटुता से भरा था। कोई कारागार में भी रहे तो वह उसका घर हो जाता है। यह तो है ही हमारा घर। वसुदेव ने देवकी को सहारा देकर रथ से उतारा। तुम बहुत हताश हो प्रिय। वैसे अभी उसका समय नहीं आया है। अभी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। वसुदेव कुछ और भी कहते, किंतु देवकी ने वह सब सुनना स्वीकार नहीं किया। बोली, आप उसे कब बिगड़ा हुआ मानेंगे? जब वह दुष्ट सचमुच ही हमारे पुत्र का वध कर उसका शरीर आपको सौंप देगा। उसने हमें अपने गोकुल तक भी नहीं जाने दिया, नगर में बंदी कर लिया, और आप कह रहे हैं कि अभी कुछ बिगड़ा ही नहीं है। गोकुल नहीं जाने दिया तो हमें ज्ञात हुआ कि हम बंदी हैं, अन्यथा हम तो स्वयं को स्वतंत्र समझकर प्रसन्न थे। वसुदेव रुक गए। एक बात मेरे मन में आ रही है देवकी। क्या? मैं नगर द्वार पर खड़े उस नायक की बात क्यों मान लूं कि हम नगर बंदी हैं? मैं कंस के पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि यह सब क्या है। वसुदेव बोले, और वह आपको बता देगा कि यह सब क्या है। देवकी बोली, यदि अब भी आपको समझ में ना आया हो तो वह आपको समझा देगा कि आप उसके मंत्री नहीं, बंदी हैं। तुम विश्राम करो, मैं देखता हूं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। वसुदेव राजसभा में जाने की तैयारी करने लगे।